Subscribe my channel and press bell icon for more update. एक रोज़ एक मॉल प्लाज़ा में कुछ ख़रीदने के लिए अपनी पुरानी मुलाज़िमा के साथ गई। ख़रीदारी के बाद जब रकम की अदायगी के लिए काउंटर पर थी तो एक नौजवान को देखा जो बहुत खूबसूरत था। कोई अमीर ज़्यादा लग रहा था। मैंने रकम अदा की और जब तक वहाँ खड़ी रही वो मुझे बगौर देखता रहा। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर शॉपिंग सेंटर से निकल आई। एक शाम टीवी देख रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मुलाज़िमा ने उठाया। उसने कहा, बीबी साहिबा, आपका फ़ोन है। मैंने हेलो कहा तो उधर से किसी शख्स ने सलाम किया और बोला, ख़रीदारी के पेमेंट करते वक्त आपका कार्ड काउंटर पर रह गया था जिस पर आपके वालिद साहब का नाम और पता दर्ज है। फ़ोन नंबर भी लिखा है। इसी पे फ़ोन कर रहा हूँ। क्या ये कार्ड आपको दरशुदा पते पे पोस्ट कर दिया जाए? जी नहीं, इसको फाड़ कर फेंक दें। मैंने इस कदर तिरछी से जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। ये आवारा मिजाज लड़के जाने खुद को क्या समझते हैं। इतने दिन बाद इस हीरो को मुझसे राब्ता की खातिर ये बहाना अच्छा सूझा। डर था कि अब ये कहीं मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। खुदा का शुक्र है इसके बाद उसने फ़ोन दोबारा ना किया। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी हमारे घर पर आया। इत्तेफाक से मैं गेट के पास ही थी। पूछा, बाबा जी किससे मिलना है? कहने लगा, बेटी FA पास हूँ, का तलाशी हूँ। मैंने कहा, बाबा ये तो आपके आराम करने के दिन हैं। मैं बोला, बेटी बुढ़ापे में आराम किस्मत वालों को मिलता है। हालात से मजबूर हूँ। जब कोई काम करने वाला ना हो खुद मेहनत करके पेट पालना पड़ता है। बाबा के कपड़े साफ सुथरे और लिया बता रहा था कि किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ होगा। न जाने किन हालात में ये शख्स मुलाजमत तलाश करने लगा था। मेरे हसास दिल ने इस बूढ़े का दर्द महसूस करते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, मैं अपने वालिद से बात करूंगी। वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए जगह निकाल ही लेंगे। फ़िलहाल आप कुछ रकम रख लें, आपको शायद ज़रूरत हो। मैंने मुलाजमा से पर्स निकालने को कहा तो बाबा ने मना कर दिया। नहीं बेटी, आपका शुक्रिया, मैं रकम ना लूँगा। मांगने नहीं आया। मुलाजमत मिल जाए यही आपकी मेहरबानी होगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि हमारा चौकीदार आ गया। मैंने ताकीद की कि इन बाबा से इनका नंबर अगर कोई है तो ले लो या फिर जो भी राब्ता का ज़रिया मालूम कर लो। जब अब्बू घर आएंगे उनसे बात कर लूँगी। सोचा शायद चौकीदार ज़्यादा परवाह ना करें। तभी बूढ़े आदमी को कहा, ऐसा करें आप कल शाम को आ जाना। आज रात में अपने वालिद से बात करूँगी, हो सका तो कल आपको उनसे मिलवा दूँगी। वो दुआएं देता हुआ चला गया। शाम को अब्बू आए तो मैंने बूढ़े शख्स का जिक्र किया। वालिद साहब ने दिल जमाई से बात सुनी और मेरे चेहरे के तासुरात देखे। फिर बोले, ठीक है, कल शाम को मिल लूँगा और कहीं ना कहीं दफ्तर या फैक्ट्री में जगह निकाल ही लूँगा। अगले रोज़ शाम को मुकर्रर वक्त पर बेल हुई। वालिद साहब घर पर थे। चौकीदार ने बताया, कल वाला बूढ़ा शख्स आया है। वालिद ने कहा, उसको अंदर ले आओ। सफ़ेद लिबास में बारिश बुजुर्ग चेहरे पर शराफत लिए अंदर आया। अब्बू ने एक नज़र में पहचान लिया कि अच्छे ख़ानदान का है। दो चार बातें करके कहा, बाबा जी क्या आप मेरे घर में रहना पसंद करेंगे? मेरी बच्ची की माँ नहीं है, वो आया के साथ रहती है। मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ, पीछे 100 तरह के घरेलू मसाइल दरपेश होते हैं। ये फ़ोन करती रहती है। नौजवान मुलाजिम को मैं घर के अंदर नहीं आने देता। चौकीदार गेट पर और ड्राइवर भी घर से बाहर होते हैं।
مجھے بھی کبھی کبھار دوروں پر جانا پڑ جاتا ہے۔ آپ گھر پہ رہیں گے تو مجھے فکر نہ ہوگی۔ بزرگ نے ذرا سا توقف کر کے کہا، میری بھی ایک بیٹی تھی، اپنی ماں کی جدائی کا غم کرتی تھی۔ 7 برس کی عمر میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگا اور گھر میں اکیلی تھی، فوت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ میری بچی جیسی ہے۔ انہوں نے میری جانب میں اشارہ کیا۔ بزرگ کی دکھی ہونے پر میں بھی آپ دیدہ ہو گئی، کیونکہ میں بھی اپنی ماں کی جدائی کا درد سہا تھا۔ ابو نے میری خاطر دوسری شادی نہ کی۔ وہ مجھے بے حد عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے ہی میری پرورش کی تھی۔ میرے والدہ سے ان کی محبت کی شادی تھی۔ سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی، جس میں ان کے والدین بہن بھائیوں نے شرکت نہ کی۔ میری ماں نے مجھے جنم تو دیا تھا، اس کے بعد ابو سے ان کا نہ جانے کس وجہ سے جھگڑا رہنے لگا۔ بالآخر معاملہ طلاق پر ختم ہو گیا۔ ان دنوں میں صرف 9 ماہ کی تھی۔ امی کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ ان کے جانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ایک بے سہارا ادھیڑ عمر عورت کے سپرد کر دیا، جو پہلے سے ابو کی گھر کی ملازمہ تھی۔ اس نے مجھے پالا اور وہی اب تک میرے ساتھ رہتی ہیں۔ ددیال والوں نے مجھے دیکھا نہ ملتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کا علم نہیں۔ جب 5 سال کی ہو گئی، ابو نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ خود چھوڑنے لینے جاتے تھے۔ انہوں نے باپ کی شفقت اور ماں کا پیار دیا۔ بن ماں کی بچی تھی، لیکن ابو کے متوازن شخصیت کے سبب میں خود بھی نارمل شخصیت کی مالک تھی، لیکن ماں کی کمی ہر قدم پر محسوس کرتی تھی۔ میں گھریلو قسم کی لڑکی تھی۔ اسکول سے گھر، پھر گھر سے کالج اور کہیں اور ابو کے بغیر نہ جاتی تھی۔ بعض بزرگ اتنے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں کہ ہر عمر کے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ میرا بھی عظیم بابا کے ساتھ دل لگ گیا۔ وہ کچھ وقت میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، مجھے ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ نیکی اور بھلائی کے بارے میں میری باتیں کرتے ہیں۔ باقی وقت ہمارے بنگلے کی دیکھ بھال میں صرف کر دیتے ہیں۔ ان کے آنے سے یوں لگتا تھا جیسے ہمارے گھر کے مردہ ماحول میں کوئی توانا اور نیک روح آ گئی۔ ماں کی غیر موجودہ ہونے کے احساس سے جو گھر خالی خالی لگتا تھا، وہ بھرا بھرا محسوس ہوتا تھا۔ ابو کے اس فیصلے پر خوش تھی کہ انہوں نے بابا کو فیکٹری میں ملازم رکھنے کے بجائے گھر پر پناہ دے دی تھی۔ بابا کی حیثیت ہمارے یہاں گھر کے ایک فرد کی طرح ہو گئی تھی۔ ان کی ذمہ کوئی خاص کام نہیں تھا۔ انہوں نے خود کافی کام سنبھال لیے تھے۔ خاص طور پر وہ ہمارے گھر کی نگرانی کے فرائض انجام دینے لگے۔ میں جلد بابا سے مانوس ہو گئی۔ مجھے تو پہلے دن سے اچھے لگے تھے۔ ان کو فکر رہتی تھی کہ میں نے کچھ کھایا کہ نہیں۔ ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتے تھے۔ بابا کھانا پکانے سے بھی شغف رکھتے تھے۔ کہتے، بیٹی، کچن کو نوکروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا کھانا خود اپنے ہاتھوں سے پکانا چاہیے۔ وہ اپنا کھانا خود بناتے اور کچن کو صاف ستھرا رکھتے۔ ان کو دیکھا دیکھی میں نے بھی کھانا پکانے میں دلچسپی لینے لگی۔ اب میں جہاں جاتی بابا عظیم کو ساتھ لے جاتی، شاپنگ کے لیے، اور کبھی کسی کلاس فیلو کے گھر۔ میں جب تک وہاں رہتی وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے۔ والد صاحب کو پسند نہ تھا کہ میں نوجوان ملازموں کے ساتھ کہیں جاؤں، تبھی گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ بابا ساتھ ہوتے تو گھومنے پھرنے کی بھی اجازت مل جاتی۔ اب سہیلیوں کے ساتھ تفریح کے لیے کسی پارک یا ریسٹورینٹ جا سکتی تھی۔ بابا کے ہمراہ جانے سے مجھے الجھن نہ ہوتی تھی، بلکہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، تحفظ کا بھرپور احساس ملتا تھا۔ ایک روز میں اچانک ڈرائنگ روم میں گئی اور حیران رہ گئی کہ بابا ابو سے جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ 2 ماہ رہ کر انہوں نے ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ان کے جانے سے اداس تھی، لیکن انہیں جانا ہی تھا۔ اپنے گھر کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ دوبارہ آنا کہہ کر چلے گئے۔ کافی عرصہ اداس رہی۔
जैसे मेरी कोई कीमती शय खो गई हो। अजीम बाबा को गए 1 माह हो गया था। उनका इंतज़ार था, वो नहीं आया। फिर एक रोज़ वाले साहब ने बताया वो आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन वो अकेले नहीं आए, अपने बेटे को हमरा है। हैरत की बात यह है कि बाबा अजीम कोई मामूली आदमी ना थे। वो इस शहर के रईस आदमी थे और जिस मॉल प्लाजा में जाकर मैंने शॉपिंग की थी उसके मालिक थे। इस मर्तबा अपनी कीमती गाड़ी में बड़े गोफे के साथ आए और अब्बू से मेरा हाथ मांगा। बेटा भी साथ था, वही नौजवान था जिसने शॉपिंग मॉल में मुझे बगौर देखा था और फिर मेरे कार्ड के बहाने फ़ोन किया था। अब आती हूँ असल किस्से की तरफ। बाबा अजीम का पूरा नाम आज़िम मलिक था और बेटे का नाम औरंगज़ेब मलिक। औरंगज़ेब ने मॉल पर शॉपिंग करते हुए मुझे पहली नज़र देखा तो पसंद कर लिया। वो अपने वालिद को कहा करता था कि लड़की को बगैर देखे शादी नहीं करूँगा। इसी पर मामला अटका हुआ था। जब मेरे बारे में बाप को बताया तो आज़म बाबा ने कहा कि मैं भी जब तक लड़की का ख़ानदान, इसका चाल चलन परख न लूँ तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। मैंने खुद यही गलती की थी। एक नज़र में लड़की को देखा और दिल को भा गई। बगैर सोचे समझे शादी कर ली थी। इसने दबा न किया और जब तुम साल भर के थे वो तुम्हें छोड़कर चली गई, खुला ले लिया। मैंने भी शर्त पे खुला कबूल कर लिया कि वो बेटा ना दूंगा। इसे शायद बेटे की चाह भी ना थी। वो समझती थी कि इतना छोटा बच्चा संभाल ना सकूँगा तो खुद ऐसा वापस कर दूँगा। लेकिन मैंने शफ़क़त पदरी के तहत बेटा माँ के हवाले ना किया। किन दिक्कतों से पाला पोसा जवान किया वो मैं ही जानता हूँ। अब अपने इकलौते बेटी की शादी के मामलात में मैं जज्बातीपन और तजुर्बे की भेंट चढ़ने ना दूंगा। बाप का मौक़िफ़ सुनकर उनकी शर्त औरंगज़ेब ने मान लिया। माना थी कि लड़की को देखने परखने हमारे घर आती, पर बाबा ने मुलाजिम का रूप धारा और अल्लाह ने जोड़ी मिलानी थी तो रास्ता आसान किया। यूँ हमारे घर रहकर उन्होंने मेरी आदात और अतवार का मुताला किया। उनका ख्याल था कि मैं एक अमीर आदमी की इकलौती लड़की हूँ, आज़ाद ख्याल और फुर्सत हो सकती हूँ। माँ के बगैर घरदारी की तरबियत ना मिली होगी। अजीम बाबा के ख्याल में अमूमन ऐसे घर की लड़कियाँ अच्छी बहू साबित नहीं होती। वो बेटे की शादी को कामयाब और घर को आराम और सुकून का गहवारा देखना चाहते थे। कहते हैं कि सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। इधर अब्बू का भी इस मामले में कुछ ऐसा ही हाल था। मोहब्बत की शादी करके पछताना पड़ा तो जब अजीम बाबा को गुमान था कि औरंगज़ेब और मुझ में कहीं फ़ोन पर मोहब्बत वाला ड्रामा ना चल पड़ा। इधर अब्बू को मेरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी तो मालूम हुआ कि बिन माँ की बच्ची की परवरिश कितनी कठिन होती है। दूसरी शादी में मेरे खातिर ना की थी। अगर आया अम्मा ना होती तो मेरा जाने क्या हशर होता। जब बाबा ने तमाम अहवाल बताकर अब्बू से माज़रत तलब की और मुद्दा बयान किया तो वालिद साहब ने चंद दिन सोचा, उनके बेटे से मिले और फिर हाँ कह दी। यूँ मेरी शादी अजीम बाबा के बेटे औरंगज़ेब से हो गई। औरंगज़ेब को दिली मुराद मिल गई। अजीम बाबा को ऐसी बहू मिल गई जो उनके तस्वर में बसी थी। मैं भी खसारे में ना रही। औरंगज़ेब उनके इकलौते बेटे थे और अब्बू की इकलौती बेटी मैं। वालिद और मेरे ससुर एक दूसरे से नाता जोड़कर मसरूर थे और मैं औरंगज़ेब को पाकर खुश और मुतमईन थी, क्योंकि वो दोनों इतने अच्छे हैं कि शायद ही कोई उन जैसा हो। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पा ली हैं।